दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कैबिनेट स्तर के 2 मंत्री, स्टेट लेवल के 1 मिनिस्टर, सेक्रेटरी लेवल के 2 अधिकारी और दर्जन भर नौकरशाह 4.5 घंटे तक जिन बातों का जिक्र करते रहे, जो तर्क गढ़ते रहे, उसका मजमून सिर्फ इतना था कि जो कानून है उसमें चंद पैबंद लगाए जा सकते हैं और पैबंद की संख्या है 5। यानी जो मंडी को लेकर सवाल थे, जो एमएसपी को लेकर सवाल है, जो किसान की बिगड़ती हुई परिस्थितियों को संभालने की बात है, जो शायद कॉरपोरेट की गुलामी ना करने की परिस्थितियां हैं, आंखें मूंद कर उस दिशा से सिर्फ और सिर्फ इसी बात का जिक्र हो रहा था कि हम आपके अनुकूल हैं, आपका हित चाहते हैं और सिर्फ हम किसानों के ही हित को चाहते रहे हैं। यह एक अजीबोगरीब परिस्थितियां हैं, क्योंकि किसान को इस बात का एहसास हो चला है कि लुटियंस की दिल्ली को शायद खेत खलियान रास नहीं आते हैं। उसने उन जमीन को देखा ही नहीं है जिस जमीन पर खेती होती है, लेकिन संयोग से जो 40 नेताओं की एक लंबी कतार किसानों की थी, उनके पास इस सरकार का शायद हर कच्चा चिट्ठा मौजूद है। इसीलिए वह उस उम्मीद और भरोसे की दिशा में जाना ही नहीं चाहते थे जिसको संशोधन के तौर पर कानून पर चंद पैबंद लगाने की दृष्टि से नौकरशाह तर्क दे रहे थे। मंत्री लगातार भाषण देने के मूड में थे और ऐसे स्थिति में महात्मा गांधी ने कहा था, मौन से बड़ा हथियार कुछ भी नहीं होता है। तो नेताओं ने मौन धारण कर लिया और कागज में लिख दिया, हां या नहीं, सिर्फ यही बता दो हमें, मंजूर है या नहीं मंजूर है। हम अपने रास्ते चल पड़ेंगे, संघर्ष करना हमारी नियति है, चाहे वो खेत खलियान हो या फिर लुटियंस की दिल्ली के ऊपर रेंगती और चमचमाती सड़क को रौंदने की स्थिति क्यों ना आ जाए। हम संघर्ष के लिए तैयार हैं। दरअसल लुटियंस की दिल्ली को किसानों के भीतर के दर्द का एहसास नहीं है। वह कुछ गंवाती नहीं है, सिर्फ पाना चाहती है। और आज जो तर्क दिए जा रहे थे नौकरशाहों की तरफ से और मंत्री की तरफ से, इस बात के खुले संकेत थे सरकार इस बात की दिशा में सोच रही है कि शायद ये देश भर के किसान नहीं है, ये हथेली में समाने वाले किसान हैं। इनको आहे गाहे बगाहे इनको यहां से खदेड़ दिया जाएगा या फिर ये टूट जाएंगे, ये बिखर जाएंगे, लौट जाएंगे। इनकी स्थिति बिल्कुल ऐसी नहीं है कि एक लंबे वक्त तक ये टिके रह सकें, क्योंकि प्रांत दर प्रांत हमें तो जीत मिलती है, तो इसका मतलब है कि हमारा मॉडल हर किसी को पसंद है। तो हमें लगता है कि आज जरा समझने की कोशिश की जाए कि आखिर किसानों के दिल में सरकार को लेकर जो सवाल हैं, वो सवाल बड़े साफ और स्पष्ट हैं। किसानों की खुदकुशी पंजाब में भी नहीं रुकी हुई है। किसानों के साथ मंडी में भी न्याय नहीं हो पाता है। किसान जिस भी कॉरपोरेट को माल बेचेगा, वहां से उसको क्यों नहीं आस है कि उससे वाजिब कीमत भी मिल पाएगी। जो लागत है वह भी नहीं मिल पा रही है। तो जाहिर है होते होते एक लंबे संघर्ष के बाद किसानों के पास एक ऐसी परिस्थिति आ गई है कि जब तक एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर इस देश की फसल को सरकार ने खरीदने की व्यवस्था अगर नहीं की, तो फिर किसान अपने घर में कौन सा मुंह दिखाएगा और किस लड़ाई को लड़ने के बाद वह अपने पिंड, अपने गांव, अपने घर लौट पाएगा। शायद इसीलिए किसी भी नेता से बात कहिए, वो तो यह मानकर चल रहा है कि हम तो कफन बांध कर निकले हैं, या तो जीत कर लौटेंगे या फिर हमारी लाश जाएगी। इतना कठोर किसान क्यों हो गया और उसके पीछे वो कौन सी परिस्थिति है? किसान को जानकारी है कि सरकार के पास ऐसा कोई मॉडल नहीं है जिससे वह इस देश की इकोनॉमी को रिवाइव कर सके। 2015-16 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तब की इकोनॉमी और आज की इकोनॉमी में बड़ा अंतर आ गया है। उस वक्त सरकार के पास एमएसपी का भी पैसा रहा होगा, और एमएसपी और सब्सिडी जो होती है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार बांटती है, लगभग आधे आधे स्थिति में आती है। लेकिन मौजूदा वक्त में जब टैक्स का पैसा भी दे पाने की स्थिति में केंद्र सरकार राज्यों को नहीं है, तो फिर राज्य भी एमएसपी पर कैसे चावल और गेहूं या फिर दूसरे अनाज को खरीदेंगे। यह संकट होना है आने वाले वक्त में। किसानों को इस बात का खूब एहसास है। सरकार को इस बात का एहसास नहीं है कि दरअसल किसान एक तरफ खाई और कुएं की परिस्थिति के साथ दिल्ली पहुंचा है और केंद्र सरकार मानकर चल रही है कि वह
कमीशन से सरकार चलाए, वह सब्सिडी कट कर दे, वो कॉरपोरेट के हाथ में खेती थमाकर उसके जरिए जो पूंजी मिलेगी उसके जरिए इस देश को चलाना सीख ले। यह एक असंभव सी परिस्थिति है जिसमें राज्य कैसे फेल होते हैं और संघर्ष उस देश की जरूरत बन जाती है। शायद आज की बैठक इसी बात का मजमून है कि आंदोलन और संघर्ष इस देश की जरूरत धीरे धीरे बना दी जा रही है, क्योंकि सरकार के पास कोई रास्ता नहीं बच पा रहा है इस देश की आर्थिक परिस्थितियों को कैसे पटरी पर लाएं, और उन्हीं आर्थिक परिस्थितियों से इस देश की इंडस्ट्री भी जुड़ी हुई है और एग्रीकल्चर भी जुड़ा हुआ है और सर्विस सेक्टर भी जुड़ा हुआ है और बैंकिंग सर्विस भी जुड़ी हुई है। सारी चीजें अगर डामाडोल है तो किसान कैसे भरोसा करे, किन बात पे भरोसा करे? अगर वो अडिग है कि एमएसपी, तो इसका मतलब यह है वह मानकर चल रहा है कम से कम लागत तो मिल जाए, अन्यथा लागत से कम में तो वो कंगाल दर कंगाल होते चला जाएगा। और आने वाले वक्त में उनके अपने घर वाले कहेंगे, जब आप लड़ाई लड़ने गए थे 2020 के दिसंबर के महीने में तो आप नायक बनकर गए थे, लेकिन लौटे हैं तो आप इस देश के लिए और किसानों के लिए खलनायक हो गए हैं। किसान खलनायक अपने ही घर, अपने ही गांव, अपने ही पिंड में नहीं बनना चाहता है, जिसका उसको एहसास है कि 1-2 बरस के भीतर स्थिति और तो नहीं बिगड़ जाएगी। इसीलिए उसे पैबंद मजबूर नहीं है। किसान लगातार चीजों को खो रहा है। इस आंदोलन के भीतर भी 6 किसानों की मौत हो चली है। किसी को हार्ट अटैक आया, किसी को बीमारी से मर गया, कोई सड़क पर था तो एक्सीडेंट हो गया। उनके नामों की फहरिस्त देखिए: लखवीर सिंह, गुरजंत सिंह, धन्ना सिंह, जनक सिंह, गजन सिंह, बलजिंदर सिंह। इनकी मौत इस आंदोलन के भीतर हुई है। क्या उसका दर्द किसानों के भीतर नहीं होगा? और ऐसा भी नहीं है कि पंजाब का किसान इतना खुशहाल है कि वह खुदकुशी नहीं करता है। खुद सरकार के आंकड़े वहां की परिस्थिति बतलाते हैं। जरा ये सुनिए, पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, पंजाब रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पंजाब गवर्नमेंट के आंकड़े बताते हैं 2015-16, हम इस सरकार के आने के बाद का जिक्र कर रहे हैं, 674 किसान और मजदूरों ने खुदकुशी की। 16-17 में 498 किसान मजदूरों ने खुदकुशी की। 2017-18 में 824 किसान मजदूरों ने खुदकुशी की। 2018-19 में 532 किसान मजदूरों ने खुदकुशी की। 2019-20 में 632 किसानों ने खुदकुशी की। यानी इन 5 बरस के भीतर की परिस्थिति को देखिएगा तो आपकी हथेली में लगभग 3160 किसानों की खुदकुशी लिखी होगी। क्यों खुदकुशी की उन्होंने? कोई कर्ज में डूबा हुआ था, कहीं फसल बर्बाद हो गई थी, कहीं परिस्थिति इतनी नाजुक हो गई तो उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने खुदकुशी कर ली। यानी हर दिन 1.7 यानी एक हफ्ते के भीतर 9 किसानों की खुदकुशी हो रही है। और यह बकायदा भारतीय किसान यूनियन के जरिए जो डाटा दिया गया हो या एनसीआरबी के जरिए जो डाटा दिया गया हो, यह एक परिस्थिति बताती है। क्या किसान को इस बात का एहसास नहीं है कि आने वाले वक्त में उसकी मुसीबत और बढ़ने वाली है? तो फिर तो खुदकुशी करने वालों की कतार बढ़ जाएगी और आर्थिक परिस्थितियां और नाजुक होती चली जाएगी। और जब बैंक कल तक कर्ज देते थे, आज की तारीख में बैंक भी किसानों को कर्ज नहीं दे पा रहे हैं, सिर्फ वो एमएसएमई को कर्ज देते हैं। क्या किसानों को इस बात का एहसास नहीं है? और इस बात का उसको एहसास नहीं है कि जिस सब्सिडी को लेकर सरकार शोर मचाती है, उस सब्सिडी की कीमत इस देश के भीतर में जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स और इंडस्ट्रियलिस्टों ने बैंकों से जनता का पैसा लेके कर्ज ले लिया, वो नहीं लौटाया, उसको राइट ऑफ उससे 3 गुना ज्यादा सरकार ने इस दौर में किया। क्या इसका एहसास नहीं है? आंकड़े जरा समझ लीजिए। जो सब्सिडी और बाकी चीजों का जिक्र होता है, हमें लगता है जो सरकार समझे ना समझे, लेकिन किसान जानता है। इस देश के भीतर में लगभग बीते 5 बरस में 6 लाख करोड़ से ज्यादा रिटर्न ऑफ बैंकों का किया गया है। छुपा हुआ नहीं है। 10 लाख करोड़ से ज्यादा एनपीए हो गया है, कोई छुपा हुआ नहीं है। लेकिन जो सब्सिडी दी जाती है किसानों को, वह अलग अलग मद में अपने अपने तरीके से जो दी जाती है, उसका सच भी देख लीजिए। और इसके साथ किसानों को कैसे ठगा जाता है या किसानी के नाम पर इस देश में बजट के पैसे से भी कैसी लूट होती है, यह भी आज देख लीजिए। जिसका एहसास किसानों को है। और यह सब कल तक होती थी, आज तो स्थिति और नाजुक हो गई है। तो एमएसपी भी अगर आप नहीं मानिएगा और उसको कानून में कन्वर्ट नहीं कीजिएगा, तो फिर पैसा किसान के पास आएगा कहां से? अपनी ही फसल की कीमत उसको अगर नहीं मिलेगी, उसकी जिंदगी चलेगी कैसे? इस बात का एहसास लुटियंस की दिल्ली या 7 आरसीआर या नाम बदल दिया गया 7 लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया, उसको शायद नहीं है। क्योंकि जो सब्सिडी की परिस्थिति है, किसान
कि कमाई जो होती है और सब्सिडी की परिस्थिति, हमको लगता है दोनों को जोड़िए और जरा समझने की कोशिश कीजिए कि कुल मिलाकर सरकार सब्सिडी 2,35,500 करोड़ केंद्र और राज्य दोनों मिला के देते हैं सब्सिडी, जिसका बहुत ढोल पीटा जाता है। कुछ राज्यों के हिस्से में आता है, कुछ केंद्र के हिस्से में आता है। राज्यों की स्थिति रहती है कि 1,15,000 करोड़ रुपया राज्यों को सब्सिडी देनी पड़ती है, 1,20,000 करोड़ रुपया सेंटर को सब्सिडी देनी पड़ती है। जैसे खाद की सब्सिडी सरकार देती है, केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार देती है 70,000 रुपए। जो क्रेडिट दिया जाता है 20,000 करोड़ का, वो केंद्र सरकार देती है। जो फसल बीमा, ये बट जाता है दोनों में आधा आधा, 6,500 करोड़ रुपए एक साल का फसल बीमा का सरकार कहती है हम देंगे। और जो प्राइस सपोर्ट है उसमें लगभग 24,000 करोड़, यानी जिस बात का जिक्र है कि जो कीमत सरकार बढ़ाती है हर बरस, उसके जरिए लगभग 24 से 25,000 करोड़ रुपए का बोझ उस पर पड़ता है। सब मिला दीजिएगा तो केंद्र सरकार को 1,20,000 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं। कॉरपोरेट का पैसा 1,20,000 करोड़ रुपए कितने इंडस्ट्रियलिस्ट पचा गए, खा गए, कौन किसने ले लिया, उससे कई गुना ज्यादा ले लिया, कोई डाटा नहीं है। लेकिन सरकार इसको भी अब देने की स्थिति में नहीं आना चाहती है। स्टेट के हिस्से में क्या आता है? जो बिजली पर सब्सिडी दी जाती है वो तकरीबन 91,000 करोड़, 91,000 करोड़ रुपया लगभग आता है इस पे। फिर सिंचाई पर लगभग 17,500 करोड़ रुपए और फसल बीमा पर आधा आधा बटता है। कुल मिला के फसल बीमा जो होता है वो 13,000 करोड़ का है, 6,500 करोड़ रुपए केंद्र देती है, तो 6,500 करोड़ रुपए स्टेट देता है। यह लगभग 1,15,000 करोड़ का, यह सेंटर और स्टेट के बीच का खेल है। अब स्थिति यह आ गई है कि राज्यों के पास पैसा नहीं है तो वो सब्सिडी कैसे देंगे? सरकार के ये कानून स्टेट को बचाएंगे, सरकार के ये कानून केंद्र सरकार के खजाने में से पैसा किसानों को ना दिया जाए उस दिशा में बढ़ेगा। और जो कर्ज माफी होती है वो तकरीबन 1,22,000 करोड़ की स्टेट ने माफ किया है। स्टेट के बजट का वो हिस्सा है जो देश भर के अलग अलग राज्यों ने माफ किया है। वह भी अब इस स्थिति में कोई स्टेट नहीं है कि वो आने वाले वक्त में किसी तरह की कर्ज माफी कर सके। यानी एग्रीकल्चर को लेकर सारे दरवाजे बंद कीजिए, ऐसे कानून लेकर आइए और उस कानून के जरिए कॉरपोरेट को आगे कीजिए, उसकी पैसे को आगे कीजिए, उसको लूट की हिस्सेदारी में बड़ा सहयोग दे दीजिए, उसको लीगलाइज्ड कर दीजिए। और ऐसा नहीं होता है कि जो बिचौलियों का पैसा था, जो सरकार अपने तौर पर परिभाषा गढ़ रही है कि आड़ती बैठे हुए थे मंडी में और वो जो पैसा ले जाते थे वो पैसा किसानों को मिल जाएगा, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता है। दुनिया से मतलब अमेरिका में भी नहीं होता, यूरोप में भी नहीं होता है। वॉलमार्ट तो बहुत पहले आ गया, या दुनिया भर की जो टॉप मोस्ट कंपनीज है, क्या वह पैसा जो बिचौलियों का पैसा था वो किसानों को मिलता है? जी नहीं। दुनिया भर में एग्रीकल्चर को सब्सिडी दी जाती है। क्यों दी जाती है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तरफ उस पैसे को शिफ्ट कर दिया जाता है कॉरपोरेट के हाथ में, जिससे वह उन चीजों में पैसा लगाए महाराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, जिससे मैक्सिमम कमाई हो सके और देश के खजाने में पैसा कॉरपोरेट और इंडस्ट्रियलिस्टों का आ सके। उन्हें पता है कि एग्रीकल्चर से जो पैसा आएगा उसको वो खपा पाने की स्थिति में नहीं आ पाएंगे, वो पैसा आएगा ही नहीं। लेकिन बावजूद इसके एग्रीकल्चर से भारत जैसे देश में जहां 60% लोग जुड़े हुए हैं, और 60% का मतलब होता है इस देश में लगभग 80 करोड़ लोग, और अगर सरकार एमएसपी को कानून के तौर पर लागू कर देती है तो इसका मतलब है कि जो फसल होगी वह एमएसपी की कीमत पर बढ़ेगी और उसका बोझ जो सरकार पर पड़ेगा वो कमोवेश 2 लाख करोड़ का पड़ेगा। 2 लाख करोड़ का बोझ को इतना भारी बोझ मान लिया है, जानते समझते हुए कि 2 लाख करोड़ रुपए कमोवेश हर साल इस देश के भीतर में एनपीए 2014 से बढ़ा है। 2014 में 2,37,000 करोड़ का एनपीए था जो बैंकों से कर्ज लिया गया, वो बढ़ते 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 16 लाख करोड़ से ज्यादा हो चला। उसमें से 6 लाख करोड़ माफ कर दिया गया। 10 लाख करोड़ का डाटा अभी भी बैंकों के सामने है। इसका मतलब है वो पल्ला झाड़ना चाहती है। किसानों को इस बात का बिल्कुल एहसास है, वो इस बात को समझ रहे हैं। और जब एमएसपी का जिक्र सरकार ये कहती है कि हम आश्वासन देते हैं आपको कि एमएसपी पर कुछ नहीं होगा, जैसे पहले था वैसे ही चीजें बरकरार रहेगी, यह भी किसानों के हक में क्यों नहीं है?